हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे शिवाजी महाराज और संसार के कत्लेआम। इस चैप्टर में शिवाजी महाराज ने सूरत शहर को आखिर क्यों लूटा, वहाँ पे क्यों कब्जा किया, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, समुद्री किनारा है। कुछ ही किलोमीटर के फासले पर सूरत में एक किला था। शहर में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी महाराज की सेना पास आते देखकर सूरत का सूबेदार किले के अंदर भाग गया। शहर पर मराठों का कब्जा हो गया। ब्रिटिश एवं डच लोगों ने अपने भंडारों की रक्षा स्वयं की। उस समय सूरत का उत्पादन 12 लाख रुपए वार्षिक था। यह शहर व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। कारोबार की 1500 वर्षों की परंपरा थी। अत्यंत विकसित शहर था। व्यापारी संपन्न थे। पश्चिमी किनारे पर नाके थे। कारोबार की उथल पुथल थी। मक्का जाने वाले यात्रियों को इसी बंदरगाह से लाया और भेजा जाता था। यहाँ के हाजी सैयद बेग और बहरजी बोहरा नामक व्यापारी अत्यंत धनी थे। उन्हें समग्र संसार के धनी साहूकारों में गिना जाता था। सूरत का एक बनिया 8 कोटी रुपयों का मालिक कहा जाता था। इसके अलावा तापी नदी के किनारे अंग्रेज व डच व्यापारियों ने अपने बेशकीमती माल के भंडार बना रखे थे। यूं यह शहर संपत्ति के मायके के रूप में प्रसिद्ध था। शिवाजी महाराज इस धनी शहर में आ पहुंचे। उस समय सूरत का शासन मुगल सूबेदार इनायत खान के हाथ में था। 6 फरवरी 1664 के दिन शिवाजी महाराज सूरत के पास आकर सरहद से बाहर बरहानपुर के बाग में उतरे। उन्होंने 2 गुप्तचरों को अपने खत के साथ शहर में भेजा। खत में लिखा था कि सूबेदार इनायत खान शहर के इन 3 धनी व्यक्तियों हाजी सैयद बेग, बहरजी बोहरा व हाजी कासम को साथ लेकर मुझसे मिले और शहर का हिस्सा निश्चित करें, वरना मैं शहर को जलाकर नष्ट कर दूंगा। जब सूबेदार की ओर से इस खत का कोई जवाब न आया तो महाराज अपने घुड़सवारों के साथ शहर में प्रवेश कर गए। महाराज ने सूरतवासियों को यकीन दिलाया कि मैं आप लोगों को तंग करने नहीं आया हूँ। औरंगजेब ने हमारे राज्य पर हमला करके हमें बहुत नुकसान पहुँचाया था। उसने हमारे बेशुमार लोगों की हत्याएं की हैं। मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। डच व्यापारियों के भंडार के पास बहरजी बोहरा का महलूनुमा निवास दूर से नजर आता था। वहां से महाराज के सैनिकों ने 28 शेर हीरे मोती, पाचू, माणिक जवाहर आदि रत्न लूटे। वहां तो इतनी संपत्ति थी कि सैनिक दिन भर लूट लूट कर इकट्ठा करते रहे। हाजी सैयद बेग का निवास अंग्रेजों के भंडार के पास था। वहां से भी बहुत खजाना लूटा गया। शिवाजी महाराज शहर जरूर लूट रहे थे, किंतु उन्होंने एक बार भी अपना उग्र रूप नहीं दिखाया। शहर में रेवरेंड फादर एम्ब्रोज नामक एक कापुशियन पादरी रहता था। लूटने लायक उसके पास भी बहुत कुछ था। उसका घर दिखाया भी गया, किंतु महाराज ने हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि पादरी लोग पवित्र होते हैं, मैं किसी पादरी को तकलीफ नहीं देना चाहता। इसी तरह सूरत में मोहनदास पारख नामक एक दलाल हुआ करता था, जो डच व्यापारियों का कारोबार संभालता था। वह अपनी नैतिकता, दयालुता और दानशीलता के लिए मशहूर था। उसकी मौत हो चुकी थी। उसका परिवार शहर में शांति से रहता था। परिवार के पास बहुत संपत्ति है, ऐसी खबर मिली, किंतु महाराज ने कहा हम इस घर को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोहनदास पारख बहुत सज्जन व्यक्ति था। जो इज्जत उसकी थी वही इज्जत हम उसके परिवार को देना चाहते थे। सूरत शहर से लूटा गया कीमती माल थैलों में भरकर घोड़ों पर लाद कर महाराज राजगढ़ सुरक्षित पहुंच गए। उन्हें रोकने की हिम्मत किसी को ना हुई। यह लूट तकरीबन 8.5 कोटि की थी। इस लूट में मुगलों के व अन्य शाहूकारों के अनेक घोड़े महाराज के हाथ लगे।
उन पर पहचान के लिए निशान लगाए गए। इन घोड़ों के लिए अलग से तबेले बनवाए। सूरत लूटने के बाद महाराज ने बादशाह औरंगजेब को खत लिखा। वह इस प्रकार था: तुम्हारे मामा शाइस्ता खान को मैंने दंडित किया है। तुम्हारे शहर सूरत को मैंने इसलिए लूटा है कि तुम हमारे देश पर जबरन काबिज हो। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। दक्षिण प्रदेश पर भी तुम्हारा हक नहीं है। दक्षिण प्रदेश निजाम सरकार का है और मैं उसका मंत्री हूँ। इस खत का बादशाह की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब सूरत के सूबेदार इनायत खान ने महाराज के कत्ल की योजना बनाई। समझौता करने के बहाने एक व्यक्ति को महाराज के पास भेजा गया। उस व्यक्ति ने महाराज से भेंट की और समझौते की शर्तें सामने रखी। शर्तें सुनकर महाराज बोले, तुम्हारा मालिक औरतों की तरह किले में छिपा बैठा है। हम उसके जैसे औरतें नहीं हैं, तो उसकी शर्तें मान ले जो। इस पर वह व्यक्ति बोला, हम भी औरतें नहीं हैं, क्या आपको और कुछ कहना है? इसके साथ ही उसने एक खंजर निकाल लिया जिससे वह अपने कपड़े में छिपा कर लाया था। जबरदस्त तेजी से वह शिवाजी महाराज की ओर झपट पड़ा। उसकी चेष्टा कुछ ऐसी थी जैसे अपना खंजर महाराज के पेट में भोंक देगा। महाराज का एक अंगरक्षक नंगी तलवार लिए वह नज़दीक खड़ा था। उसने फौरन तलवार चलाकर उसका हाथ काट दिया। इसके बावजूद महाराज को धक्का लग ही गया। महाराज गिर पड़े, साथ में वह व्यक्ति भी गिर पड़ा। उस गद्दार को महाराज के अंगरक्षकों ने वहीं का वहीं मार डाला। महाराज के सूरत शहर छोड़ने के 7-8 दिनों बाद मुगल सेना शहर में दाखिल हुई। महाराज के डर से जो लोग सूरत से भाग गए थे वे अभी तक वापस नहीं आए थे। मुगल सेना के आ जाने से वे धीरे धीरे वापस लौटने लगे। सूबेदार इनायत खान अभी तक किले में ही छिपा बैठा था। लोग उसके नाम पर थूक रहे थे, गोबर फेंक रहे थे। अंग्रेज व्यापारियों ने मराठों के हमलों के दौरान अच्छी बहादुरी दिखाई थी। लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। सर ऑक्जेंडन नामक एक अंग्रेज व्यापारी था, उसकी तो विशेष ही तारीफ हो रही थी। मुगल सेनापति ने जब शहर में कदम रखा तब ऑक्जेंडन उससे मिलने गया। सेनापति ने उससे कहा, मैं अपनी बंदूक नीचे रखता हूँ। तुम्हारे रहते मुझे शहर की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं। मैं तुम्हें सिर का कवच पहनाना चाहता हूँ, तुम्हें घोड़ा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा कमर में अपने हाथ से तलवार बांधना चाहता हूँ। तुम्हें उचित सम्मान मिलना ही चाहिए। इस पर ऑक्जेंडन ने कहा, ऐसा पहनावा योद्धाओं के लिए उचित है। मैं योद्धा नहीं हूँ, हम व्यापारी हैं। हमारे व्यापार के लिए आपके बादशाह सलामत से कुछ रियायतें मिल जाएं, इतना ही चाहते हैं। बादशाह औरंगजेब ने सूरत के व्यापारियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और उन्हें जो नुकसान हुआ था उसमें राहत देने के लिए उनके माल पर 1 वर्ष का कर माफ किया। अंग्रेजों की तरह डच व्यापारियों ने भी हिम्मत के साथ लूट को रोकने की कोशिश की थी। बादशाह ने उनके माल पर 1% कर माफ कर दिया। लूट व आक्रमण के समय में शिवाजी ने जो उच्च कोटि का संयम दर्शाया उसकी तुलना ईरान के नादिर शाह की नीचता से अवश्य की जानी चाहिए। नादिर शाह ने सन 1739 में भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना में सैनिकों की तादाद मुगलों की बनिस्बत भले ही कम थी, किंतु उसने अपने शौर्य एवं कुशल रणनीति के बल पर मुगलों को पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तत्कालीन मुगल सम्राट मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया और उसके पैरों में जंजीरें डाल दी। जबरदस्त आतंक के साथ नादिर शाह ने राजधानी दिल्ली में प्रवेश किया। तभी वहां अफवाह फैल गई कि नादिर शाह का वध हो गया है। कुछ मुगल सैनिक इस अफवाह में जोश में आ गए। उतावले होकर उन्होंने कुछ पर्शियन सैनिकों को मार डाला। अपने सैनिकों के बेवजह मारे जाने का समाचार सुनकर नादिर शाह का खून खौल उठा। उसने म्यान से तलवार निकालकर गर्जना की, कत्लेआम! जब तक हमारे हाथ में नंगी तलवार है तब तक कत्लेआम किया जाए। जो भी ये दिखाई पड़े काट डालो। औरतों और बच्चों को भी मत बख्शो। पर्शियन सैनिकों में नादिर शाह के हुक्म का अक्षरशः पालन किया। गली कूचे, गलियां सड़कों में खून से सन गई। अंधाधुंध हत्याओं से प्रलय जैसा हाहाकार मच गया। वह दिन था 11 मार्च 1739, जब एक ही दिन में
करीब 30,000 बेकसूर लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक कि दिल्ली की इमारतों को भी न छोड़ा गया, उन्हें भी बर्बाद कर दिया गया। पूरी दिल्ली तबाह हो गई। दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह की हालत दयनीय थी। वह अपनी प्रजा के लिए जीवनदान मांगने की स्थिति में आ गए। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से निर्दोष प्रजा के जीवन की भीख मांगी। तब नादिर शाह थोड़ा शांत हुआ, किंतु उसने कत्लेआम रोकने के लिए एक शर्त रखी। शाही खजाने की चाबी उसने अपने अधिकार में ले ली और शाहजहां द्वारा बनवाया गया रत्न जड़ित मयूर सिंहासन भी जब्त कर लिया। भविष्य में यही मयूर सिंहासन पर्सिया के बुलंद शौर्य का प्रतीक माना गया। मयूर सिंहासन के अलावा असंख्य हीरे जवाहरात के साथ कोहिनूर और दरिया नूर, ये 2 अनमोल हीरे भी नादिर शाह के कब्जे में चले गए। इस लूट में नादिर शाह को इतनी संपत्ति मिली कि उसने अपनी प्रजा यानी ईरान की प्रजा को 3 वर्ष के लिए कर मुक्त कर दिया। संसार के सबसे भयानक कत्लेआम चंगेज खान ने किए थे। उसने तत्कालीन संसार की 17% आबादी यानी 6 करोड़ लोगों को मौत के घाट उठाया था। इस प्रकार के कत्लेआम का ब्यौरा आगे दिया गया है। उम्मीद करती हूँ कि यह चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।